ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। अभी भी इतना इल्म नहीं था कि मैं कौन से केस में हूँ। जब मैं जेल में आ गया था तब मुझे लोगों ने पूछा कौन से केस में हो, मुझे पता नहीं। फिर मैं एफआईआर नंबर ली, वहां पे एक लीगल एड होती है, लीगल एड में से मैं जो है लेके आया, लिखे तो मैंने लोगों को दिखाया, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो ये तो तुम तो आतंकवादी हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एक प्रोग्राम जिसे आप आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत ही अहम प्रोग्राम है। दुनिया भर में आतंकवाद के दो तरह के वाक़यात होते हैं। कुछ जगह असली और कुछ बहुत सी जगह बिल्कुल नकली तरीके से खुफिया एजेंसियां लोगों को गुमराह करती हैं। कुछ खुफिया एजेंसियों के भ्रष्ट अफसर अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए देश के नुकसान की कीमत पर खुद तरक्कियां हासिल करते हैं। कुछ ऐसे भ्रष्ट और करप्ट अफसरों को न सिर्फ तरक्की मिलती है बल्कि बड़े बड़े अवार्ड भी मिल जाते हैं। इसी लालच में ऐसे करप्ट अफसर बेगुनाहों को टेररिस्ट बनाकर अखबारों में हेडलाइन हासिल करते हैं। दसियों साल तक गरीब बेगुनाहों को जेलों से बाहर नहीं आने दिया जाता और मुकदमों में जानबूझकर देरी कराई जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब अदालतों में ऐसे मुलजिमों को बेगुनाह बताकर छोड़ा जाता है तब ऐसी खबरें मीडिया में नहीं आने दी जाती ताकि इन एजेंसियों की साख बनी रहे। ऐसी ही एक मिसाल हाल ही में हरियाणा के मेवात इलाके में नूह के 2013 के एक मशहूर मुकदमे में सामने आई है। उस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 लोगों पर पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा से ताल्लुक बताकर टेररिस्ट हमलों की साजिश करने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया था। उस वक्त मीडिया में इस मुकदमे को बहुत उछाला गया था। हाल ही में 9 मई को नई दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में स्पेशल कोर्ट के जुडिशल अफसर धर्मेंद्र राणा ने इन 5 टेररिज्म के मुलजिमों मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद राशिद, असाबुद्दीन, अब्दुल सुबहान और अरशद खान उर्फ मसाब को बेगुनाह करार देकर तकरीबन 8.25 साल के बाद बरी किया है। इस मुकदमे में सभी मुलजिमों ने शुरू में सीनियर वकील महमूद प्राचा को अपना वकील बनाया था, जबकि बाद में 3 मुलजिमों ने कुछ दबाव में आकर अपना वकील बदल दिया। लेकिन मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद की आखिर तक वकालत महमूद प्राचा नहीं की है। कल महमूद प्राचा के नई दिल्ली ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें खुद महमूद प्राचा और बेगुनाह रिहा होने वाले मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद मौजूद थे। इस सिलसिले में आज के इस खास एपिसोड में पहले आपको हम महमूद प्राचा से की गई बातचीत दिखाएंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वो बताएंगे और साथ ही बेगुनाह साबित होकर रिहा होने वाले मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। इससे आपको एक तरफ तो ये मालूम होगा कि किस तरह से उन्हें बेगुनाह होते हुए फंसाया गया था और ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी के वकील इन बेगुनाह मुसलमानों को किस तरह मुकदमों में फंसाने में मदद करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बेगुनाहों को छुड़ाने का नहीं बल्कि फंसाने का काम किया जाता है। आखिर तक जरूर देखें। महमूद प्राचा साहब, क्या कुछ है ये, थोड़ा सा केस? इसमें 2013 में एक जो हमारे मुल्क में आरएसएस मनुवादी ताकतें और ज़ायनिस्ट ताकतें जो है इजराइल की, वो एक साजिश के तहत मुल्क को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं कि मुल्क में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह के आतंकवादी जो हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और SC ST के लोग आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं। उसी साजिश के तहत ये भी एक झूठा केस बनाया गया था जिसमें IB ने एक इन्फॉर्मेशन दी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कि हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं। एक जावेद बलूची नाम का बहुत बड़ा आतंकवादी है कोई पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा, उसकी रिकॉर्डिंग कुछ मेवात के लोगों के साथ की हैं जो राजस्थान और हरियाणा के नंबर के फ़ोन की हमने इंटरसेप्ट करके रिकॉर्डिंग्स की। ये सारा झूठा मुकदमा बनाया गया, उसको कनेक्ट किया गया मुजफ्फरनगर के दंगों से, कि मुजफ्फरनगर के दंगों को इस्तेमाल करके मुस्लिम नौजवानों को रिक्रूट करके और बम धमाके करने की साजिश, और जो बिजनेसमैन है, रिच बिजनेसमैन, उनको अगवा करके
पैसे उगाए जाएंगे और वो दुबई के जरिए पाकिस्तान भेजे जाएंगे जावेद बलूची के पास, और उससे आतंकवाद की घटनाएं की जाएंगी। ये साजिश के तहत यानी क्राइम होने से पहले ही ये सारे प्लान उन्होंने प्लान बना लिए। लेकिन जो साबित हुआ वो साबित एक बार फिर वही हुआ कि ये सारे प्लान पुलिस ने अपने आप बनाए थे, झूठे बनाए थे, सब मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी। और कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणियां आई हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है। ये भी कहा है कि जावेद बलूची जिसकी बुनियाद पे सारा ये केस ही हुआ था, वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी तो छोड़िए एक इंसान भी है, ये भी साबित करने में नाकाम रही है प्रोसिक्यूशन। और वो भी हमारी स्पेशल सेल जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानी जाती है इस फील्ड में, जिसका हजारों करोड़ रुपए जिसके लिए खर्च होते हैं, उनका बजट होता है इतना बड़ा, इतने बड़ा पैराफर्नेलिया है उनको, हर एक चीज मुहैया होती है उनको। तो इस चीजों से यह साबित होता है कि किसी बड़ी साजिश के तहत इस तरह के झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं ताकि पूरी कम्युनिटीज को बदनाम किया जा सके, SC ST और माइनॉरिटीज की, और देश को भी कमजोर किया जा सके, ये दिखा के देश में आतंकवाद है ताकि इन्वेस्टमेंट ना हो पाए देश में। तो इससे चाइना और पाकिस्तान को भी फायदा होता है। तो इस तरह की साजिश के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये केस एक मील का पत्थर साबित होगा कि इस तरीके की झूठी साजिश भी की जा सकती है। इसीलिए हम अब 10-10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन का मुकदमा लगाने वाले हैं और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। इसमें आप आइंदा क्या कुछ, यानी जो क्राइम हुआ ही नहीं, जो अभी वो प्लान बना करके किसी भी तरह से कुछ भी पेश कर दें, सबूत एक्यूज के पास से कुछ नहीं है, क्या इस तरह का केस है ये? बिल्कुल कोई सबूत ही नहीं है इसके में। हाँ। मतलब कहीं झूठा सच्चा कोई तो सबूत होता है, वो भी सबूत नहीं था, लेकिन उसका इतना बड़ा माहौल बनाया, अगर आपने देखा होगा उस टाइम में, तो ये एक टॉप हाईलाइटेड केस था, इंटरनेशनल न्यूज था ये पूरी, कि कोई बहुत बड़ा इन्होंने लश्कर तैयबा का मिशन फेल कर दिया जैसे। और नजर ये आ रहा है कि ये लोग तो खुद ही उसी साजिश में शामिल हैं। अच्छा, अभी एक्यूज ने यह भी बताया कि MS खान को पेश किया गया पुलिस के जरिए कि ये जमीयत के वकील हैं और आपका काम करेंगे। वो क्या कुछ है, वो जो कुछ बता रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब वो उसे आप कैसे क्या कहेंगे एक वकील के तौर पर? मेरी लिमिटेशंस है, मैं नाम लेके तो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जनरली जो हमारी जमातें और जमीयतें हैं, आप शायद खुद भी एक सहाफ़ी हैं, इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं, आपने इस पे काम भी किया है। एक बड़ी साजिश ये है कि जो भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिसमें बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है, उन केसेस में ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही डिफेंस काउंसिल इंट्रोड्यूस करती हैं कि ये अच्छे वकील हैं, आप इन्हें कर लो, वो इनवेरिएबली मतलब ऑलमोस्ट हर केस में उनको हमारी जमातें और जमीयतें ही पैसे देती हैं इस तरह के वकीलों को। यानी एजेंसियों का जो अपना एजेंडा है उसको पूरा करने में हमारी जमातें और जमीयतें उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे तो ये साफ नजर आता है ना। मैं एजेंसीज का नहीं कहूंगा, रोग एलिमेंट्स इन एजेंसीज, उसमें बड़ा फर्क होता है। और RSS और मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं एजेंसीज में, वो खास तौर पे करप्ट होते हैं और वो इस तरह की साजिशें देश के खिलाफ करते हैं। उनके तार विदेशों में भी जुड़े होते हैं, वो पूरे इंटरनेशनल साजिश के तहत भारत को कमजोर करने का काम करते हैं। तो उनके तार इनवेरिएबली मैंने देखा है कि इस तरह के वकीलों को जो फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो क्यों करेगा जब तक कि उस साजिश में शामिल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा सच है कि जिससे हमें सबको होशियार और बेदार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिससे बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और यही काम नक्सल मूवमेंट वालों के साथ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें लगते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, मगर वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। आप तो खैर इस पे कभी एक डिटेल स्टोरी करें तो बहुत सारे नाम उभर के सामने आ जाएंगे, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं। जी। तो लश्कर तैयबा का मेंबर बता दिया, मतलब कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है किसी को लश्कर तैयबा जैसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बता देना और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना। तो जज साहब ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए कोई भी एविडेंस लाने में कि ये लश्कर तैयबा के मेंबर। फिर जज साहब ने यह भी कहा है कि prosecution has miserably failed to prove its case and accused person deserves to be, मतलब बुरी तरह से नाकामयाब हो गई है प्रोसिक्यूशन। ये है इन केसेस की जिस पे हम लोगों को सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि इस देश में क्या पुलिस के अधिकारी यदि कानून तोड़ के ऐसी घटनाएं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और इन दोनों की जो जिंदगी खराब हो गई है या ऐसे परिवारों की जो जिंदगी खराब हो जाती है, उसके लिए भी सरकार को मुआवजा नहीं, बहुत बड़ी कंपनसेशन देनी चाहिए
इनकी रेपुटेशन की लॉस की, इनकी जो पैसे का लॉस हुआ है वो तो सबसे कम लॉस है, लेकिन जो रेपुटेशन और जो घर में बदनामी हुई, जो एक इन्हें एक स्टिग्मा लग गया इनके ऊपर, उसको भी धोने के लिए एक लंबी कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें हम सब आप लोगों का सहयोग चाहते सर कब गिरफ्तारी हुई थी? हैं। इनकी 2013 में गिरफ्तारी हुई, सितंबर। कब सर दोस्त ये मुक्त बरी हुए? हुए हैं ये पिछले महीने की 9 तारीख को। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। आपको कितने साल जेल में रहना पड़ा? तकरीबन 9 साल। कब गिरफ्तारी हुई थी? 2013 में मुझे गिरफ्तार किया गया था। कितनी उम्र थी आप? उस वक्त मैं बिल्कुल यंग था, मैं तकरीबन 26 साल की मेरी उम्र थी। ये लोग हमारे घर पे पहुंचे और वहां पर जो है मैं नहीं था, तो घर पे कहने लगे कि हमें उनको तलाश है और उन पे जो है किसी जो है लड़की का या कोई जो है लड़की के बारे में पूछताछ करनी है। तो इस तरह ये घर पे गए थे। तो उस वक्त मैं घर पे नहीं था, तो अगले दिन मुझे पता चला, तो जो है मैं ये तो पुलिस के डर की वजह से इधर उधर था। तो फिर 4 या 5 दिन के बाद में मैं सरेंडर हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है। तो ये मुझे लेके चले गए, तो दिल्ली लेके आए। तो वहां पर ऐसा टॉर्चर किया कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। और मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर इसी तरह होता रहा। फिर अगले दिन जो है मुझे ये कोर्ट में लेके गए, मुझसे कहा कि अगर तुमने जज साहब के सामने कुछ बोला तो हमारे पास ही तुम रहोगे 1 महीने, हम इसी तरह पिटते रहेंगे। तो सर फिर अगले दिन फिर लेके आए मुझे। इन्होंने रात में तो हर रात तो मुझे मारते ही थे, दिन में थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता था। रात में कभी मुझे जो है अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, उनके हवाले कर दिया करते थे। बस उनसे ये कहते थे कि भाई जो है ना इनको जख्म मत होने देना, जो चाहे करते रहो। तो वो जो लम्हात हैं, वो जो दिन हैं, जो डेज हैं, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि मेरी शक्ल सूरत भी जो है इन्होंने ख़राब कर दी थी, ये दाढ़ी वगैरह भी सब ऊपड़ गई थी। और ऐसा टॉर्चर किया था कि मेरे ये जो है ना ये पैर जो मेरे बड़े भारी भारी हो गए थे। 3-4 महीने में जाके जो है ये इनकी सोजन उतरी थी और मैं चल पाया था सही से। तो इन्होंने जो है जब मुझे टीसी पे रखा, अपनी कस्टडी में रखा, तो इन्होंने मुझसे कोई बयान नहीं लिया, बस कहते कि आप जो है साइन करते रहें। और मुझे वहीं पे एक वकील भी अवेलेबल करा दिया। एमएस खान कहने लगे ये तुम्हारे वकील हैं, वो जो है जमीयत की तरफ से रहते हैं और ये अच्छे वकील हैं, ये तुम्हें जो है बहुत जल्दी छुड़वा देंगे। तो मैं उससे कहने लगा मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है? नुकरे आपने कुछ नहीं किया है, हमारे ऊपर प्रेशर है और आप 2-4 महीने में चले जाओगे। तो इस तरह की मैं बार बार ये पूछता कि मैंने क्या किया है। उन्होंने कुछ नहीं, थोड़ा प्रेशर है, ऊपर से आप 2-4 महीने में चले जाओगे। एक अफसर ने कहा कि तुम ये समझो कि 4 महीने की जमात में चले जा रहे हो। इस तरह की बातें करके तो खामोश कर दिया करते थे। तो एमएस खान साहब जो है, हमें लगा कि हमारे हमदर्द हैं, तो हम तो कभी वास्ता पड़ा नहीं थे पुलिस से या जुडिशरी से। तो जैसे वो कहते थे हम ऐसे करते रहते थे। तो एक टाइम आया था, तो मैं जो है पुलिस वाले कहने लगे हम आपकी वॉइस चाहिए। तो मैंने एमएस खान से पूछा कि वो वॉइस के लिए बोल रहे हैं, मैं दे देता हूँ। कहा कि नहीं देनी है। मैंने सर मैंने कुछ किया नहीं है, मैं दे देता हूँ। उनको नहीं देनी नहीं है। तो इस तरह मैंने वॉइस नहीं दे पाया अपनी सर। तो मैं देने को भी था वहाँ पे, जो ये जेल में आए थे। तो इन्होंने मुझसे जो वॉइस न लेकर मुझे वहाँ पर एक रूम में ले गए, सेपरेट रूम में, और एक सिपाही साथ में था। तो वहाँ भी इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे जाते ही पहले सबसे पहले जो है ना हट करना शुरू कर दिया, बहुत मारा। और मुझसे ये नहीं कहा कि तुम जो है वॉइस दे दो। मैंने कहा कि आप जिस चीज काम के लिए आए वो कर लो। नहीं वो हो गया। तो उन्होंने मुझसे एक जो है एक पर्चे पे कुछ लिखवाया कि मैं जो है वो मैंने लिख दिया। उस वक्त बहुत टॉर्चर था। तो ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा टॉर्चर करते हैं। तो सर ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहा। मुझे अभी भी इतना इल्म नहीं था कि मैं कौन से केस में हूँ। जब मैं जेल में आ गया था तब मुझे लोगों ने पूछा कौन से केस में हो, मुझे पता नहीं। फिर मैं एफआईआर नंबर ली, वहाँ पे एक लीगल एड होती है, लीगल एड में से मैं जो है लेके आया, लिखे। तो मैंने लोगों को दिखाया, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो ये तो तुम तो आतंकवादी हो। तो जब जेल के अंदर में फिर वहाँ के जो वहाँ के इनमेट्स थे, फिर उन्होंने जो है वो आतंकवाद की वजह से फिर हमको जो है बहुत परेशान किया। पहली रात वहाँ के जो वार्डनर थे उन्होंने हमें बहुत मारा। वहाँ के जो मुंशी वगैरह होते थे सर, उनके साथ में बहुत झगड़ा हुआ। तो 1-2 दिन वहाँ पर बहुत हर तरीके से मेंटलिटी भी और से फिजिकली भी हर तरह से वहाँ पे टॉर्चर हुआ सर। कुछ दिन के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला सर। तब हमें पता चला कि हम ऐसे मुश्किल केस में हैं। तो कुछ दिन जब हमें पता चला कि एमएस खान हमारे लिए ना काम कर जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं सर, ये हमें बिल्कुल पुख्ता यकीन हो गया कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं।
तो फिर हमें किसी ने सलाह दी, तो हमने सर को जो है, महमूद पराचा साहब को जो है, हम साहब के पास गए। साहब ने कहा कि आपने कुछ किया? मैं सर हमने कुछ पता ही नहीं है, ना हम इन लोगों को जानते हैं जिनसे इन्होंने जोड़ रखा है, ना हम इन केसों को जानते हैं, ना इन जो है धाराओं को जानते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जो है बेगुनाह है, इनोसेंट है, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो सर हमारे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है चूंकि हम जो है सर की जो है फीस दे सकें। तो सर ने बगैर लॉस के, एक पैसे लिए बगैर, इतने सालों में केस लड़ा है। और मैं कह सकता हूं अगर सर ये केस ना लड़ते तो हम बिगर किए हुए और इनोसेंट होते हुए भी जो है मुलजिम ठहरा दिए जाते, और हम सलाखों में, अभी मैं सलाखों में होता। अभी भी मैं छोटा हूं, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो गया। मेरे गांव में कच्चे घर थे, वो बहुत बड़े बड़े घर बन गए। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो बड़े बड़े, कोई डॉक्टर्स बन गया, कोई कहाँ क्या बन गया। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीरो पे नहीं हूं, बल्कि मैं माइनस में चला गया हूं। मैंने अब्बा जी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मेरा एक जो है छोटा एक बिजनेस था, वो भी सब खत्म हो चुका, तेरी वजह से मेरे पास कोई कुछ लेने में नहीं आता, मेरा सारा कारोबार सब खत्म हो चुका है और हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत जो है हर्ट होता है। तो ये इस तरह की ऐसी बातें हैं कि जिससे मैंने जो सुनी तो मैंने लगा कि ये क्या हो गया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है सर, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। और अब जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की और छीन गया है, बहुत कुछ तो छीन गया है, उनके साथ अगर कुछ ना हो तो सर अब ये पूरा न्याय नहीं है, पूरा इंसाफ नहीं है सर। सर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेवात से, कि जहाँ जंग आज़ादी में हमारे पुरखों ने और हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और हमेशा से आज तक, यहाँ तक कि सन 47 में जिस वक्त मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे, उस वक्त में भी वहाँ सारी कौमें एक बैठक पर बैठ के हुक्का पी रहे थे। यानी कोई दंगा फसाद, वहाँ का जो अमन है आज भी, जो वहाँ का प्यार प्रेम है, सारी कौमें एक जगह शादियों में, ब्याहों में, त्योहारों में बिल्कुल मिलजुल के रहती हैं। तो वो एक मिसाली किरदार अदा करती है कौम, और इन्होंने किया है। 2013 की बात है सर, 6 दिसंबर 2013 जुमा का दिन था। आज भी शुक्रवार, यह जुमा ही है। मैं जुमा की नमाज की तैयारी कर रहा था, बाथरूम से निकला ही था, एक गाड़ी पहुंची तो उसमें सिविल वर्दी में कुछ अफसर थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर बुलाया, और मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो वो मुझे पटक के उसमें डालने लगे गाड़ी में। मैंने उनसे कहा सर आप कौन लोग हैं, आप मुझसे बात कीजिए, आप बैठिए, आप कहाँ से आए, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, मैं सपोर्ट करूँगा आपकी मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने तो वहाँ ही रुक कर उन्होंने कहा कि आपको किसी लड़की, एक पलवल ज़िले से एक लड़की भागी है और उस मामले में आपसे पूछताछ करनी है। मैंने कहा सर बैठिए आप। मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई। मैं मेवली गांव में इमामत करता था, वहाँ इमाम था। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे और उन्होंने कहा कि हम आपसे एसपी ऑफिस जाकर बात करेंगे। मैंने कहा सर नमाज का वक्त करीब है, बिल्कुल 10 मिनट हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में, तो मैं नमाज पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ चलूँगा। कोई बात नहीं, गांव के 1-2 लोग और भी चलेंगे, आपकी तफ्तीश में हम मदद करेंगे। मैंने जुमा की नमाज पढ़ाई। इन्होंने उस वक्त पूरे गांव को घेर लिया था। कमांडो और फोर्सेस इन्होंने बुला ली और बहुत सारी पुलिस इन्होंने बुला के नहीं, मस्जिद के आगे जब ये पहुंच गए तो मैं जब निकला और मुक्तदी निकले तो उन्होंने कहा इमाम साहब क्या मामला। मैंने कहा कोई मामला तो कुछ भी नहीं है। खैर, तो मैं इनके साथ नूह एसपी ऑफिस आ गया। एसपी साहब के ऑफिस में जब आए तो एसपी साहब उस वक्त निकल रहे थे। उन्होंने पूछा क्या मामला, तो कहने लगे सर पूछताछ करनी है। बोले पूछताछ करनी है, ये ले जाना है। बोले नहीं सर पूछताछ करनी है खाली। बोले कोई बात नहीं करो। तो उन्होंने कहा सर ये जिसके साथ जो लोग हैं ये डिस्टर्ब करेंगे। तो कहा एसपी साहब ने कहा कि ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बाहर रहेंगे, आप पूछताछ करो अंदर। तो इन्होंने मुझे एसपी ऑफिस में लाके बिठा दिया। तकरीबन आधा घंटे तक मुझे बिठाए रखा और उसके बाद में दूसरे रास्तों से इन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली लाके छोड़ा। उस वक्त रात हो चुकी थी और ये तकरीबन इन्होंने उठाया था मुझे 3 बजे, लगभग 2:45 बजे करीब। तो उस वक्त बीच में इन्होंने एक नूह में कोई स्याही थाना उसमें रखा 3-4 घंटे, और वहाँ मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से फिर रात में मुझे दिल्ली लेकर आए। यहाँ इन्होंने मुझसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया और ये तकरीबन 28 दिन तक इन्होंने मुझे रखा। ना मुझे किसी कोर्ट में इन्होंने पेश किया 28 दिन तक। मुझे अच्छी तरह याद है किसी जज साहब के सामने मुझे इन्होंने नहीं पेश किया। हाँ, ये अगर किसी कोर्ट में कागज़ ले गए हों, उस पर मेरा रिमांड ले आए हों तो वो दूसरी बात, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझसे ये कहते रहे कि तुम कल चले जाओगे, परसों चले जाओगे।
और मुझसे तकरीबन 300 या 250 करीब तकरीबन कागजों पे इन्होंने अलग अलग जगह पर साइन कराया कि आप बस साइन करते रहो। तो 28 दिन के बाद जब हम जेल हमें भेजा गया तो उस वक्त में जज साहब भी, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन वो थाने नहीं आ गए थे। थाने से ही उन्होंने मुझे जेल के लिए रिलीज किया, भेजा। और हमें जेल में जाकर पता चला, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हमारे पर केस भी दर्ज हो चुका है, हम जेल भी जाएंगे। ये यही कहते रहे कि आप चले जाओगे, 1-2 दिन में छोड़ देंगे आप। जेल जाने के बाद में, जैसे कि भाई राशिद ने बताया, वहाँ भी हमें लोगों ने टॉर्चर किया हर तरीके से। तो कुछ दिन बाद जब रिलीफ हुआ था, हम वहाँ लीगल जो चक्कर पे वो होती है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत हम वहाँ जब पूछे वकील साहब से, हमने राय मशवरा ली, तो उन्होंने बताया कि भाई आपका FIR नंबर, हम तारीख पर आए, 15 दिन में उस वक्त तारीख लगती थी, तो 15 दिन के बाद हम FIR नंबर यहाँ से ले गए। MS खान हमारा वकील था और वो जमीयत की तरफ मंसूब कर लिया, तो उन्होंने अपना आपको, हालांकि जमीयत ने तो उनको नहीं भेजा था, लेकिन वो अपना भी बुला के कह देते कि ये जमीयत ने भेजा और ये आपके वकील रहेंगे। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि हम तो देशद्रोह के आतंकवाद की केस में इन्होंने गिरफ्तार करके ठूंस दी। खैर 3.5 साल तक सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ केस में, बस खाली आना जाना तारीख हम करते रहे। 3.5 साल के बाद तकरीबन ये केस चार्ज पर लगा है और ये सर के मौजूदगी में ही लगा है। चार्ज फ्रेम जो हुआ है वो सर ने, जब सर आ गए हैं और जो वकील थे वो चेंज हो चुके हैं, तो सर ने उसको चार्ज फ्रेम कराया और फिर ये जल्दी जल्दी ये गवाह कराए। तो उसके बाद में तकरीबन 8.5 पौने 9 साल का करीब ये अरसा लग गया। इस अरसे में हम पे जितनी परेशानी आई, हमारे घर वालों पे, रिश्तेदारों पे, लोगों ने हमें आज भी जो ताल्लुकात थे, जो अच्छे खास हमारे ताल्लुकात थे, उन्होंने हमसे ताल्लुकात तोड़ लिए, हमें गिरी नज़रों से देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मैं उस इलाके से हूँ, तो वहाँ ये चीज़ दूर दूर के भी नहीं है और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हमें यहाँ के कानून पर, अपने देश पे और देश की अदालतों पर भरोसा है। और फ़ख्र भी इस बात पे, मैं बीच में ये बात कहूँगा कि आज मेरे भारत मुल्क की अदालतों के चर्चे भी बाहर होते हैं इस वजह से कि यहाँ न्याय के मुताबिक फैसला होता है। अगरचे कुछ देर हो जाती है, वो देर इसलिए होती है, हमने ये देखा है, तजर्बा किया है कि कोर्ट को गुमराह किया जाता है। हमने कई बार रिकॉर्डिंग दिखाई, सर को भी दिखाई कि गवाह आया हुआ है कोर्ट के बाहर और वो पुलिस ने कह दिया अंदर जाकर कि सर जाम में फंसा हुआ, वो आज नहीं आ पाएगा और उसको आप नेक्स्ट तारीख दे दीजिए, इसमें डेट बढ़ा दीजिए। तो कोर्ट इसमें क्या करेगा? कोर्ट तो अंदर, जज साहब तो अंदर बैठे हैं, उनको क्या पता कि कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा। तो उसका जो है, फिर हम उस कई बार हमारे जो घर वाले आते थे तो उन लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर सर को दिखाई, सर ने उनके सामने पेश की, जज साहब के सामने, कि देखो गवाह यहाँ कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है और इसको यहीं से भगा दिया और आपको कह दिया कि वो आए नहीं है, वो जाम में फंसा हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। इस तरह कोर्ट के वक्त को इन्होंने, ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेते हैं। जेल में जाकर भी इनके लोग कुछ तो मुलजिम बन के जाते हैं, कुछ एजेंसियों को अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट चले भी जाते हैं। वहाँ भी हमें ये कहा गया कि आप 3 साल से ही, जब 3 साल हुए थे हमको, उसी वक्त से ये कहने लगे कि आप प्लीज़ गिल्टी कर लो, आप गलती मान लो, हम आपको छुड़वा देंगे, आप परत साहब को छोड़ दो, हम आपको अच्छा वकील देंगे और ये जो है जज साहब को आपको बहुत लटकाए रखेगा, आपको मुकदमों को लंबा खींच देगा, हम आपको छुड़वा देंगे, आप इनको बदल दो, चेंज कर दो और आपको हम बेहतर से बेहतर वकील देंगे और आप पैसा भी मत देना। तो ये इन्होंने बहुत कोशिश इसकी की, लेकिन फिर हम सर से भी कहते थे क्योंकि हम टूट चुके थे, इन्होंने हमें इस तरह से गुमराह किया कि हम ये मानने के लिए तैयार थे। जब 9 साल के बाद आप लोग बाहर निकले तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, आपने क्या कुछ खोया है? सर मैं जेल में तो रहा हूँ तकरीबन 5.5 साल। मेरी बेल हुई थी हाई कोर्ट से 2018 में, लास्ट में सर की कोशिशों से हुई, सर का बहुत बड़ा एहसान है। तो 3.5 साल तकरीबन मैंने बाहर से केस लड़ा है, मैं गया हूँ तारीखों पर। लेकिन जिस वक्त मैं 5.5 साल के बाद अपना घर लौटा तो उस वक्त में सर बिल्कुल सब कुछ उजड़ गया था। हमारे जो माँ बाप थे उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे, बच्चे बिल्कुल मतलब यह कि बेपहचान हो गए थे। जो बच्चियां मेरी छोटी छोटी थी तो वो बड़ी हो गई, 2 साल में, तो 5.5 साल में काफी बड़ी। दोनों लोग साथ ही गिरफ्तार हुए? नहीं, उनको कोई 10-15 दिन का फर्क के बीच में दोनों को रहता। आपके पास कैसे केस आया है? देखिए, काजमी साहब यहाँ पर हैं, मैं तो ये सब केसेस में नहीं था और मेरी गलती है, मैं नहीं था इन केसेस में, मैं कॉर्पोरेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ कर रहा था। लेकिन काजमी साहब के केस ने, जो इजरायली एम्बेसी बम ब्लास्ट का केस था, उसमें CIA और मोसाद और इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सबने मिलकर वो झूठा केस काजमी साहब पे लगाया था। तो उस केस से मेरी आंखें खुली कि इतनी बड़ी जो झूठे इल्जाम है वो भी लगा के बेगुनाहों को फंसाया जाता है देश के खिलाफ साजिश करने के लिए। तो उसके बाद मैंने एक मुहिम के तौर पे, मिशन के तौर पे ये केसेस लेने शुरू किए और उसी दौरान बाबा साहब को भी डिटेल में पढ़ा
और तब से मैं पक्के वाला अम्बेडकराइट हूँ। आज कोई 10 साल हो अभी गए। कितने इस तरह के केस हैं आपके पास? देखिए मेरे पास केसेस तो ये शुरू में देश के सारे केसेस आ गए, फिर जो हमारी मनुवादी ताकतें हैं उन्होंने साजिश की, हमारी जो जमीयतें जमाते हैं उन्होंने साजिश की कि किसी भी तरीके से ये केसेस मेरे पास से जाने चाहिए। तो ये जैसे ये बता रहे हैं ना कि अभी किसी बात के लिए इनको जोर दिया जाता है कि दुनिया में कोई भी वकील हम आपको दिला देंगे, प्राचा साहब को हटवा दो, फिर सबसे मदद होगी, आपको छोड़ भी दिया जाएगा, ये सब कार्रवाई होगी। तो इस साजिश के बावजूद भी मैंने जो भी केस अब मेरे पास बचे हैं सब में ना सिर्फ 100% रिजल्ट है, सब में बरी हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बल्कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती है जो जिसकी वजह से मेरे पीछे पड़ते सब, कि मैं ये भी कहता हूं कि इन लोगों को अगर बेगुनाह फंसाया गया तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस के अधिकारी इतने बड़े बड़े केसेस में झूठा लोगों को फंसाते हैं, पूरी कम्युनिटीज की। देखिए ये काम सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा है, ये क्रिश्चियंस के साथ नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है। ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ झूठा नक्सलवाद का इल्जाम लगा के भी यही काम। तो ये केसेस जो मेरे पास हैं अभी भी करीब 50 के आसपास तो हैं पूरे इंडिया में, लेकिन एक टाइम पे तो ये 272 केसेस मेरे पास थे, जब तक कि ये इतनी बड़ी साजिश करके लोगों को कन्विंस नहीं किया गया कि मुझसे ये केस वापस किया जाए। तो इसके लिए तो पूरा सिस्टम लगा हुआ है मेरे खिलाफ, लेकिन ये जो जद्दोजहद है ये जारी है और इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये देखिए इन केसेस में तो चलो किसी की डेथ नहीं हुई, जिन केसेस में लोग मरे हैं उन केसेस में भी अभी एक मंसूर पीर भाई वहां से बरी हुए, उस केसेस में भी झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। तो जो अगर किसी को झूठा आतंकवादी बता दिया जाता है और उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए और लोग मरे, तो असली लोग भी तो होंगे ना जिन्होंने ये काम किए हैं। तो असली लोगों को बचाया जाता है और बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है। तो हम ये सच्चाई की लड़ाई एक तरह से लड़ रहे हैं कि जो लोग असली आतंकवादी हैं वो भी ढूंढने का काम हम इन्हीं केसेस के जरिए कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो असली आतंकवाद करते हैं, जो असल में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जो असल में लोगों को मारते हैं। अगर ये बेगुनाह बचेंगे तो उसके बाद ही असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। नहीं तो लोग तो ये सोच लेते ना एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मरे और तुरंत उसके 10 दिन बाद या तुरंत ही पुलिस ने पकड़ लिया और वो केस सॉल्व हो गया। मगर ये लोग तो बेगुनाह थे और जो असली आतंकवादी हैं वो खुले घूमते हैं। तो हम इस जद्दोजहद में भी लगे हुए हैं कि असली आतंकवादियों को पकड़ा जाए, सच के लिए लड़ाई लड़ी जाए, सच ढूंढा जाए इनके। इस केस में भी एविडेंस ऐसा आया है कि जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस ने ये बोला कि हम तुम्हें एक प्लान बताएंगे गवाहों और उस प्लान के तहत तुम्हें काम करना है। तो आखिर में पैगाम के तौर पर क्या कहेंगे वकीलों को और जो ये इस किस्म के जिनको एक्यूज बनाया गया है, जो जेलों में अब तक हैं, उनके रिश्तेदारों को आप कुछ खास कहना चाहेंगे इस वक्त पर कि इस तजर्बे के बाद क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? देखिए इस तरह की जो तंजीमें हैं और जो उनके वकील हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो ये भी मजबूर करते हैं, लोगों को लालच भी देते हैं कि आप 3-4 साल बाद आप प्लीड गिल्टी कर लो, हम आपको बरी करा देंगे। तो ऐसी किसी भी लालच में ना आए, क्योंकि वो 3-4 साल में आप प्लीड गिल्टी करोगे तो आप ये मानोगे कि आप आतंकवादी हो। अगर आपने ये मान लिया आतंकवादी हो, इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो जो इनका जो एक डेटा जो क्रिएट करते हैं कि हमने इतने आतंकवादी केस सॉल्व किया और उसमें कन्विक्शन कराई, एक तो वो झूठा डेटा बनता है। दूसरा आपको भी खतरा है, जब आप एक रजिस्टर्ड आतंकवादी अपने आप ही मान के अपने आप को बना लोगे तो कल को किसी को झूठा फंसाना होगा तो सबसे पहले नंबर आपका है। तो इसीलिए किसी भी हालत में, किसी दबाव में या लालच में कभी भी प्लीड गिल्टी नहीं करना चाहिए। एक ये मैसेज देना चाहता हूं। दूसरा, मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के, कि जो लोग भी पैसा देना चाहते हैं इन तंजीमों को ना दे के इन फैमिलीज को डायरेक्ट, बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, बहुत बड़ी राहत हो जाएगी कि अगर तंजीमों की जगह डायरेक्ट फैमिलीज को आइडेंटिफाई करें, उनको पैसा दें। क्योंकि तंजीमें इकट्ठा करती हैं, अगर 100 रुपए इकट्ठा करा तो वो 10 रुपए भी खर्च नहीं करती, और वो भी गलत जगह खर्च होते हैं, और वो भी उस जगह खर्च होते हैं कि वो उल्टा नुकसान ही किया जा रहा है। मतलब जिस काम के लिए वो लगे हुए हैं उसके ही उल्टा काम करते हैं, मतलब वो साजिश का हिस्सा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने इस तरह की कामयाबियां बहुत बार ली हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप ऐसे मजबूरों को, परेशान लोगों को मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।